देश में कैंसर के 10 मरीजों में से 7 की मौत हो जाती है, यानी 70% कैंसर के मरीज इलाज के बाद भी दम तोड़ देते हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लेकिन खराब लाइफस्टाइल से जुड़ी 3 आदतों को छोड़ देने से कैंसर के खतरे को 30% तक कम किया जा सकता है। आखिर वो 3 बुरी आदतें कैसे कैंसर को और उसके खतरे को बढ़ाती हैं, आज हम यही डिस्कस करेंगे अपने शो में। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सिगरेट, शराब और ओवरवेट ये कैंसर के एंट्री गेट बताए गए हैं। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। पहले ये रिपोर्ट। दुनिया भर में कैंसर के बढ़ते खतरे के साथ भारत में भी इसका खतरा बढ़ा है। देश में हर साल करीब 14 लाख कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। इनमें से करीब 70% इस बीमारी से दम तोड़ देते हैं। दुनिया भर में कैंसर से हुई कुल मौत में से 8% मामले अकेले भारत में होते हैं। ऐसे में कैंसर की क्या वजह है, इसे समझना होगा। वजह साफ है, खराब लाइफस्टाइल। जी हाँ, कुछ बुरी आदतों से दूरी बनाकर और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर कैंसर के खतरे को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इनमें भी 3 ऐसी बुरी आदतें हैं जिनसे दूरी बनाकर कैंसर के मामलों में 30% तक कमी लाई जा सकती है। तो आखिर वो कौन सी है कैंसर को बढ़ाने वाली 3 बुरी आदतें, इसे समझते हैं। पहले नंबर पर है स्मोकिंग यानी सिगरेट। क्या आपको पता है कि सभी प्रकार के कैंसर के कुल मामलों में करीब 19.25% मामलों की वजह सिगरेट है? आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि स्मोकिंग की बुरी लत 7 से 8 प्रकार के कैंसर की वजह बन सकता है। खासकर फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, एसोफेगल और पैनक्रियाटिक कैंसर तो इसकी बड़ी वजह है ही। साथ ही सर्वाइकल, ब्लैडर और किडनी के कैंसर के लिए भी स्मोकिंग एक बड़ी वजह है। कैंसर का खतरा बढ़ाने में दूसरे नंबर पर आता है बॉडी का बढ़ा हुआ वजन। ये कैंसर के 7.5% मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। बढ़े हुए वजन से एस्ट्रोजन और इंसुलिन का उत्पादन बढ़ जाता है। ये दोनों हार्मोन्स ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग, कोलन और किडनी के कैंसर को बढ़ावा दे सकते हैं। कैंसर का खतरा बढ़ाने में तीसरे नंबर पर आता है शराब का सेवन। कैंसर के कुल मामलों में 5.5% मामलों की वजह शराब के ज्यादा सेवन है। इससे ब्रेस्ट और कोलन कैंसर के अलावा लंग, किडनी और लिवर कैंसर का भी खतरा होता है। लेकिन कैंसर को बढ़ाने में कुछ ऐसी और वजह हैं जिनमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और फिजिकल एक्टिविटी में कमी अहम है। करीब 4.5% कैंसर के मामलों के लिए जहां यूवी रेडिएशन जिम्मेदार है, तो 3% मामलों के लिए फिजिकल एक्टिविटी में कमी इसकी वजह है। इसके अलावा करीब 0.25% कैंसर के मामलों के लिए HPV संक्रमण जिम्मेदार है। तो फल सब्जियों के कम सेवन के चलते कैंसर के करीब 1.5% मामले सामने आते हैं। वहीं कैंसर के 1% मामलों के लिए प्रोसेस्ड मीट और लो डाइटरी फाइबर वाले आहार जिम्मेदार हैं। फिलहाल तो सिगरेट, शराब, बढ़े वजन को कंट्रोल कर लेने से कैंसर के खतरे को 30% तक तो कम किया जा ही सकता है। साथ ही हेल्दी डाइट से भी कैंसर से दूरी बनाई जा सकती है। वही समय समय पर बॉडी की जांच और स्क्रीनिंग से भी कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर शिवम सिंगला का। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, SL रहेजा हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत है। डॉक्टर सिंगला, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। डॉक्टर राजेश चावला हमारे साथ हैं, सीनियर पल्मोलॉजिस्ट, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। डॉक्टर चावला, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और कंसल्टेंट फिजिशियन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लहारिया आपका हमारे शो पर। सबसे पहले डॉक्टर सिंगला, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा हमें ये बताएं, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं और उनमें एक तरफ तो कैंसर की भयावहता का अंदाज़ा होता है, साथ ही साथ में कुछ उम्मीदों की किरण भी जागती है कि अब कैंसर का इलाज आसानी से मुमकिन है, सही समय पर अगर उसका पता चल जाए तो। लेकिन उसके बावजूद भारत में आप क्या देख रहे हैं? मैं जो 3 बड़े कारक हैं जिनकी वजह से हम 3% तक कम कर सकते हैं कैंसर के रिस्क को, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा आपसे कि आपका अनुभव क्या कहता है, कैंसर के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं या नहीं सर? दीपक जी, सबसे बड़ा चैलेंज जो हम इंडिया में फेस करते हैं वो ये है कि 88% लोग एडवांस स्टेज में हमारे पास आते हैं, सिर्फ 12% लोग फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हमारे पास आते हैं। तो ये इस स्टेज में कैंसर ऑलरेडी डिले हो चुका होता है। भारत में अभी तक 80% आबादी ये मानती है कि कैंसर का जब
ग्रोथ होता है तो उसको इग्नोर करते हैं और वो डॉक्टर के पास नहीं जाते डर की वजह से। तो इसकी वजह से जब तक वो हमारे पास आते हैं वो एडवांस हो चुका होता है। और जैसे आपने कहा कि जो 3 प्रॉब्लम्स हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल और ओबेसिटी, ये हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बच्चे 12 से 13 साल की उम्र में भी सिगरेट पीना स्टार्ट कर रहे हैं। अल्कोहलिज्म वुमेन के अंदर काफ़ी कॉमन हो चुका है और फैटी लिवर और ओबेसिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे कि हमारी सोसाइटी इसको लड़ रही है सर। डॉक्टर सिंगला, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना आपसे चाहूँगा कि फैटी लिवर को थोड़ा सा इलेबोरेट करें, क्योंकि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड है और अभी कुछ दिनों पहले हमने इस पे कुछ शोज़ भी किए थे। इनफैक्ट हम जितने भी डॉक्टर से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आज की डेट में लगभग 80-90% लोग हमारे पास आते हैं फैटी लीवर के साथ आते हैं। अगर ये आगे चलकर कैंसर कारक हो रहा है, क्या इसका रिलेशन है? डॉक्टर सिंगला थोड़ा सा बताएं, और फैटी लीवर कैसे आगे चलकर रिस्क को बढ़ा सकता है? दीपक जी, फैटी लिवर ग्रेड 1 कार्सिनोजन है। इसमें फैटी लिवर होता क्यों है ये समझना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बॉडी में बढ़ता है तो इंसुलिन एक्सेस होने की वजह से ये फैट लिवर में डाइवर्ट हो जाता है। जब ये फैट लिवर में डाइवर्ट होता है तो लिवर का स्टिफनेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो पोर्टल वेन्स हैं, जो एक सर्कुलेटिंग सिस्टम है, उसमें प्रेशर्स बढ़ते हैं और इसकी वजह से फूड पाइप, लिवर और स्टमक कैंसर बढ़ने का इंसिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो मोटापे की वजह से होने वाले कैंसरों में लिवर कैंसर, फूड पाइप कैंसर और स्टमक कैंसर, ये तीनों के तीनों फैटी लिवर से जुड़े हुए हैं और ये एक पुअर मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ये भी एक कारण है कि फैटी लिवर बहुत बढ़ रहा है आजकल। एब्सोल्युटली। ये देखिए, ये हमें थोड़ा सा ये अलार्मिंग समझना होगा इस चीज़ को कि जो चीज़ें आप नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं, लोगों ने बीपी को नॉर्मलाइज कर दिया है, लोगों ने डायबिटीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया। नॉर्मलाइज से कहने का मतलब ये है कि उससे डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग डरे ना, लेकिन उसको इग्नोर करना ये थोड़ा सा घातक है कि साहब हमें भी हो गया, हर किसी को हो जाता है। ये जो इग्नोरेंस है वो आगे चलकर कैसे आपको कैंसर तक के मुंह में ले जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर चावला के पास में आऊँगा। डॉक्टर चावला, बहुत बड़ा एक रोल आज की डेट में कैंसर हो या दूसरी कोई भी बीमारी हो, उनको लेकर हमारी लाइफस्टाइल तो है ही, लेकिन हमारे आसपास का पोल्यूशन भी उसके लिए जिम्मेदार है, जिस पर शायद कोई इतना बात कर नहीं रहा है। हमारी लाइफस्टाइल और हमारी आबो हवा, ये कितने हद तक जिम्मेदार है कैंसर के लिए सर, और कैसे बचना है? देखिए, जो भी हम कुछ करते हैं वो कहीं ना कहीं कैंसर का रिस्क फैक्टर बन सकता है। अभी जैसे डॉक्टर साहब फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे, पोल्यूशन डेफिनेटली अगर बहुत मात्रा में बहुत समय तक एक्सपोज होता है तो ऑलमोस्ट उसका सिगरेट की तरह ही असर होता है। ये जो प्रॉब्लम है ये एशियन कंट्रीज में ही ज़्यादा है और जैसे जैसे अब पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है और उसमें कई लोग अब स्मोक भी करते हैं। जो स्मोकिंग है वो ऑलमोस्ट 80 to 90% कैंसर स्मोकर्स में होता है, हालांकि नॉन स्मोकर्स में भी हो सकता है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। एयर पोल्यूशन जो आदमी दिन भर एक्सपोज होता है वो ऑलमोस्ट सिगरेट के बराबर ही अंदर सामान ले जाता है, बट जो कार्सिनोजेंस होते हैं स्मोकिंग में वो शायद एयर पोल्यूटेंट्स में नहीं होते, बट इनका डेफिनेटली इसके लिए रोल है। हम बहुत सारे प्रिजर्वेटिव खाते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल करते हैं, बहुत शुगर्स लेते हैं, टोबैको बहुत च्यू करते हैं। इसी टोबैको का हिंदुस्तान जो गढ़ है, ओरोफेरेंजियल कैंसर जो सबसे ज्यादा हमारे मुंह के कैंसर, गले का कैंसर, आवाज वाली जो लैरिंग्स है उसका कैंसर हमारे देश में सबसे ज्यादा है और इसका डायरेक्ट रिलेशन टोबैको च्यूइंग से। सो लाइफस्टाइल आप कैसे जीते हैं उसका कैंसर से बहुत बड़ा रिलेशन है। और आपने एयर पोल्यूशन के बारे में पूछा, तो एयर पोल्यूशन का बहुत ज्यादा अभी कोरिलेशन नहीं हुआ है, बट ये माना जा रहा है कि इसका काफी कैंसर में रोल है। और ये भी देखा गया कि एक स्टडी करी थी, उन्होंने देखा कि जो लेडीज रोड साइड में सोती थी उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा था, पर्टिकुलरली जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन को एक्सपोज होती थी। तो अभी तो ये बातें उभर के आएंगी, बट पोल्यूशन का काफी रोल है
क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसका अभी पता नहीं है। हम गैसेस और पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, बट इसका डेफिनेटली लाइफस्टाइल हम कैसे जीते हैं कैंसर से उसका काफी लेना देना है। जी सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और इनफैक्ट हमारे यहाँ तो टोबैको यूज़ आपने बहुत अच्छा बताया कि कैसे हमारे यहाँ अभी रिसेंटली स्टडी आई थी 15 साल से और उससे ऊपर के जो एडल्ट्स हैं वो 28% एडल्ट जो पॉपुलेशन है वो किसी न किसी फॉर्म में टोबैको ले रही है, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में, चाहे वो स्मोकलेस टोबैको के फॉर्म में। और टोबैको यूज़ 40% जो कैंसर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भारत में। खास तौर से जो डॉक्टर साहब ने भी बताया, ओरल, लंग और थ्रोट रिलेटेड जो कैंसर्स हैं, ये डेटा आपको बताता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए लगातार इन सब चीज़ों का चलन बढ़ रहा है। डॉक्टर लहरिया, थोड़ा सा आप अपने ऑब्जर्वेशन से बताएं सर, कम्युनिटी लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे जितने भी इंटरवेंशंस हो रहे हैं कैंसर से रिलेटेड, क्या वो सिर्फ रस्म अदायगी है या कहीं वाकई में हम इसको थियोरेटिकल वे में ही लेके जा रहे हैं, या वाकई में एक्चुअल में जागरूकता कैंसर के प्रति लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है? जैसे कि पहले भी डॉक्टर सिंगला ने बताया कि अधिकतर लोग कैंसर के बारे में फैटलिस्टिक होते हैं कि या तो वो सोचते हैं कि अब हो गया, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, या जब हो जाता है तो डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। हमें याद रखना होगा, और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है, और जो रिस्क फैक्टर हैं उनसे हम जानते हैं कि अधिकतर कैंसर प्रिवेंटेबल होते हैं। और सारी दुनिया में जैसे 14 लाख कैंसर से के नए केसेज आते हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ डेथ होती हैं। हमें उन डेथ्स पर खासतौर से और उन कैंसर्स पर खासतौर से ध्यान देना है जो प्रिवेंटेबल है। तो कैंसर की वजह से काफी बड़ी एक प्रिवेंटेबल मोर्टेलिटी होती है, और प्रिवेंटेबल मोर्टेलिटी को रोका जा सकता है। दूसरा नजरिया इसको कैंसर को देखने का ये है कि कोई भी बीमारी, चाहे कैंसर हो अन्य बीमारी हो, उसको 3 फैक्टर्स होते हैं। एक तो जेनेटिक के अगर आपके पेरेंट्स में या फैमिली हिस्ट्री है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। अब उसको नॉन मॉडिफाइबल है, आप उसमें तो डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके पेरेंट्स कौन होंगे, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो रिस्क फैक्टर, अगर हम 20 रिस्क फैक्टर को देखें, कैंसर के किसी भी रिस्क फैक्टर को देखें, वो सारे मॉडिफाइबल होते हैं। कि अगर आपका स्मोकिंग है, डाइटरी अनहेल्दी डाइट लेते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो एक मॉडिफाइबल फैक्टर जो है जिनसे कैंसर रोका जा सकता है एक बड़ी संख्या में, और हमें उन पर ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा फैक्टर है एनवायरमेंट रिलेटेड, जैसे कि अगर एनवायरमेंट में पॉल्यूशन है या कुछ वायरसेज हैं, उनका हो जाता है। तो हमें जनता में इस बात पर जागरूकता लाने की जरूरत है कि अधिकतर कैंसर प्रिवेंटेबल होते हैं, और वो प्रिवेंटेबल इंडिविजुअल इंटरवेंशन से हो सकते हैं। ऑफकोर्स हम एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर देंगे तो एक कम्युनिटी लेवल पर वाइड स्केल पर इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन स्मोकिंग तो इंडिविजुअल बिहेवियर है, ऑफकोर्स थोड़ा सा बाहर से इन्फ्लुएंस होता है, कैसी डाइट आप लें, ये इंडिविजुअल बिहेवियर है। कई सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं जो कैंसर से प्रिवेंट कर सकती हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सरकारी प्रोग्राम में मुफ्त में बच्चों को लगाई जाती है, और 3 शॉट लगाने पर जिंदगी भर आपको प्रोटेक्शन है। HPV वैक्सीन अब नई आने वाली है। सो हमारे इंडिविजुअल लेवल पर अधिकतर कैंसर प्रिवेंट किए जा सकते हैं, सारे नहीं, लेकिन हमारा जो मेडिकल साइंस और पब्लिक हेल्थ में बात की जाती है उसमें फोकस होता है कि प्रिवेंटेबल मोर्टेलिटी या प्रिवेंटेबल कैंसर, अर्थात 20 से 70 साल की एज में जो बीमारियां रोकी जा सकती थी उन पर रोकने की जरूरत है। संक्षेप में कहूंगा अंत में कि अधिकतर कैंसर इंडिविजुअल इंटरवेंशन से, हमें जानकारी रखें, स्मोकिंग बंद कर दें, अल्कोहल कंजम्पशन रिड्यूस कर दें या बंद कर दें, हेल्दी लाइफस्टाइल या डाइट का फॉलो करें तो रोका जा सकता है। बाकी इंटरवेंशन गवर्नमेंट के माध्यम से, थ्रू एयर पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी इंप्रूव करने से और कुछ जन जागरूकता लाने से किए जा सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि हमें कैंसर रोक सकते हैं मेजॉरिटी, और इस बारे में लोगों को सजग करने की जरूरत है। साथ ही लोगों को जागरूकता लाने की जरूरत है कि अगर कैंसर को अर्ली स्टेज पर पहचाना जाता है तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को कंप्लीटली ट्रीट किया जा सकता है, सर्वाइकल कैंसर और कोई भी कैंसर अधिकतर अगर अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई होता है तो सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है। और अंतिम पॉइंट है, इसके लिए सरकार स्क्रीनिंग के प्रोग्राम चलाती है, लेकिन सरकार का क्या इंतजार करें। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, रिस्क फैक्टर हैं जो हम बात कर रहे हैं, तो आप स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टर की सलाह लीजिए, और जो सुझाव दिए जाते हैं कि एक सर्टेन एज और सर्टेन इंटरवल पर स्क्रीनिंग कराने से भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और इस पर मुझे लगता है कि बार बार जोर दिए जाने की आवश्यकता भी है, और हम अपने शोज़ में इस बात पर जोर देते भी हैं कि ज़्यादातर कैंसर
ठीक हो सकते हैं अगर आपने समय पर उसकी स्क्रीनिंग कर ली, समय पर उसको पकड़ लिया। प्रॉब्लम यही है, हम सब लोग डिनायल मोड में रहते हैं। हम सोचते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी हमें क्यों होगी, और आसपास के हालात को देखते हुए भी हम सबक नहीं सीखते। इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कम से कम जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, जो आपके रिस्क फैक्टर्स को बढ़ा रही हैं कैंसर के मुंह में जाने से, आपको और तेज़ी से आपकी वो जर्नी तय कर रही हैं, कम से कम उन रिस्क फैक्टर्स से दूर रहें। और इसमें लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार थोड़ा सा और बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो अर्ली साइंस हैं। हालांकि इस पर बहुत सारी बात हो चुकी है, लेकिन बार बार इसको रिपीट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि एक आम लोगों के जहन में ये बात बस जाए कि कब वो लक्षण हैं, संकेत हैं, जब आपको समझ आना चाहिए कि अब बारी है एक थॉरो चेकअप की। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर सिंगला, थोड़ा सा अब अपने अनुभव से बताएं सर कि कितने लोग जो कैंसर अपने साथ लेकर आते हैं उनमें कुछ ऐसे कारक जिम्मेदार होते हैं जो उनके हाथ में नहीं है, जैसा जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री या कोई ऐसा इन्फेक्शन जो उनके हाथ में नहीं है, और कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको देखकर ये लगता है कि काश ये संभल जाते समय पर, लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर देते, जल्दी स्क्रीनिंग हो जाती, पता चल जाता तो ऐसी हालत में नहीं पहुंचते। दीपक जी, जब मैंने कैंसर का ट्रीटमेंट आज से 12-15 साल पहले स्टार्ट किया था तो मैं देखता था कि बुजुर्ग लोग ज़्यादा आते थे, 75-80 के ऊपर। उनको प्रोस्टेट कैंसर होता था, लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर होता था। बट आज मैं देख रहा हूँ ओपीडी में यंग पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। ये लोगों में मेरा मानना है कि मैक्सिमम लोगों में कैंसर के रीजंस प्रिवेंटेबल हैं। लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है एचपीवी का, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग नहीं करते लोग, और मोटापे का तो आप पूछिए मत। हर दूसरा कैंसर पेशेंट या तो डायबिटिक है या ओबीज है। लोग अपनी हेल्थ को सीरियसली लेते नहीं हैं। कई पेशेंट्स तो ऐसे आते हैं जो कि ब्रेस्ट में गांठ है पिछले 3-4 साल से और उसको लेके बिल्कुल सतर्क नहीं है। ये असतर्कता मुझे सिर्फ शहरों में ही मतलब गाँव में नहीं दिखती, शहरों में उससे भी ज़्यादा है। जहाँ पे हम सोचते हैं कि यहाँ पे लोग ज़्यादा सतर्क होंगे, वैसा नहीं है। तो काफ़ी सारे कारण ऐसे हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं, जैसे कि ओबेसिटी, अल्कोहल और वैक्सीनेशन नहीं लगाना, ये प्रिवेंटेबल कारण है। कई ऐसे कारण हैं जो कि अनप्रिवेंटेबल हैं, जैसे ओल्ड एज में प्रोस्टेट कैंसर होना अनप्रिवेंटेबल है, बट लोग स्क्रीनिंग नहीं कराते। कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग 50 साल के ऊपर होनी चाहिए, लोग कराते ही नहीं, एडवांस स्टेजेस में हमारे पास आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सॉफ्ट साइंस को लोग मिस करते हैं। वेट लॉस हो जाता है 15-20 किलो, उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तो वेट लॉस कर रहा था, उसके बाद मुझे ये हो गया और अभी मुझे सडनली पता चला कि मुझे कैंसर है। स्ट्रेस बहुत लेते हैं। यंगस्टर्स को मैं देख रहा हूँ सर, यंग एज में ही स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं एंड धीरे धीरे वो कल्मिनेट होता है एंड इवेंचुअली ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के ऊपर हमें पता चलता है। तो 70% पेशेंट्स ऐसे हो जाएंगे इवेंचुअली जिनमें कैंसर प्रिवेंटेबल हो जाएगा। अभी वो रेशियो 45-50 के करीब है। माय गॉड, ये आपने बड़ी आई ओपनिंग बात कही, और आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम फील कर सकते हैं। जो आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं, सोचिए हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब इन लोगों के पास लोग आते होंगे ऐसी परिस्थिति में कि जब उनके लिए बहुत कुछ गुंजाइश नहीं बची होती है, तो फिर सिवाय पछताने के और कुछ मिलता नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि किसी भी सिम्टम को आप इग्नोर मत कीजिए, लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए। जो फैक्टर्स आपके हाथ में, डॉक्टर चावला, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, कम से कम उनको कंसीडर कीजिए कि कम से कम आपके अपने हाथ से आप कैंसर जैसी बीमारी के मुंह में न जाएं। अर्ली जो साइंस होते हैं उनको नकारो नहीं। अगर कोई स्किन में चेंज आ रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, खांसी, अगर आप स्मोक करते हैं, खांसी का कैरेक्टर चेंज हो रहा है, मुंह से ब्लड आ रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, यूरिनरी हैबिट्स चेंज हो रही हैं, बावल हैबिट्स चेंज हो रही हैं, लंप आ रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। दूसरा, जहां तक प्रिवेंटेबल फैक्टर्स हैं, देखिए स्मोकिंग, जैसा कि हम सब लोग कह रहे हैं, स्मोकिंग सिर्फ ना करने से और टोबैको का सेवन ना करने से हम कितने 14 से ज्यादा कैंसरों से बच सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, ज्यादा प्रिजर्वेटिव, हेल्दी डाइट खाइए। वैक्सीन जैसा कि जो भी अवेलेबल है हिंदुस्तान में सर्वाइकल कैंसर के लिए, जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं
उन सब का लगाना बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों के जहाँ तक हो सकता है जो जो चीज़ें कैंसर कर सकती हैं उनको कम एक्सपोजर करें, तो आप शायद कैंसर से बच सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके आप काफ़ी सारे कैंसरों से बच सकते हैं। जेनेटिक्स का डेफिनेटली रोल है, बट लाइफस्टाइल चेंजेस से, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ऑलमोस्ट 40 से 50% कैंसरों से आप बच सकते हैं। एब्सोल्युटली। और ये एक तरह से आप टेक अवे के रूप में लीजिए स्टेटमेंट को डॉक्टर साहब के, कि आपने सिर्फ अगर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इनसे तौबा कर ली, या इनका जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो मॉडरेशन में, या जो भी इसके लिमिट्स होती हैं, हम तो कहेंगे कि बिल्कुल मत कीजिए, बट स्टिल अगर उसमें भी आपका डिसिप्लिन है तो आप सोचिए लगभग 14 तरह के कैंसर से आप बच सकते हैं। इतनी छोटी सी बात है जो आपके हाथ में है, तो वो लेट जाकर फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपके हाथ में चीज़ें, कम से कम उनको आत्मसात कर लीजिए। डॉक्टर लहरिया, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो डिनायल मोड में रहते हैं साहब कि हमें तो होगा नहीं, और ख़ास तौर से अभी उसका जिक्र भी किया दोनों डॉक्टर्स ने, और वो है जेनेटिक्स। बहुत सारे लोग मैंने कहते हुए सुना है कि साहब दूर दूर तक हमारी फैमिली में तो किसी को कैंसर है नहीं, तो हमें भी होगा नहीं। फलाने को इसलिए हो गया था क्योंकि उनको था इसलिए साहब उनको कैंसर हो गया। तो क्या ये जो धारणा है ये सही है कि जब तक परिवार में कोई लिंक्स नहीं है, रूट्स नहीं है कैंसर के, तब तक हमें नहीं होगा? अधिकतर बीमारियों में जेनेटिक का रोल होता है, चाहे वो कैंसर हो और कोई भी बीमारी हो। हाँ, लेकिन वो जेनेटिक्स इस बात की गारंटी नहीं होती कि वो होगा या नहीं होगा। तो यूजुअली देखा जाता है कि अगर किसी को एक पेरेंट को कोई जेनेटिक ट्रेट है, कि जैसे मान लो कैंसर हुआ है, कैंसर की हिस्ट्री है, या कोई भी अन्य डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, तो आपको 33% हायर रिस्क होता है वो पर्टिकुलर कंडीशन होने का। जब दोनों पेरेंट्स को है तो आपको 66% के करीब रिस्क होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2/3 आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अच्छी बात है कि गारंटी के साथ नहीं आता कि अगर पेरेंट्स को है तो आपको नहीं होगा, या पेरेंट्स को है तो आपको हो ही जाएगा। दोनों ही में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे में क्या जरूर, और दूसरी एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज होती है कि पहले समय में होता ये था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती थी, और जो कैंसर या अन्य बीमारियां होती हैं काफी बार लेट स्टेज पे आती हैं, या लोगों को पता नहीं होता कि फैमिली हिस्ट्री में क्या सिनेरियो था। तो अगर आपको नहीं पता है कि किसी फैमिली में किसी को कैंसर की हिस्ट्री थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको नहीं था। हो सकता है आपको नहीं पता है वो बात, लेकिन होने का मतलब अगर किसी के परिवार में ऐसी हिस्ट्री है तो उन लोगों को अधिक सावधानी की जरूरत है। उनको जो भी रिस्क फैक्टर, उनको अधिक सावधानी से अवॉइड करना है। अगर फैमिली हिस्ट्री है, चाहे कैंसर की या किसी भी चीज की, तो उनको मोर फ्रीक्वेंटली डॉक्टर से विजिट करना है, उन रिस्क फैक्टर को चेक कराना है, और साथ में उस डिजीज कंडीशन की स्क्रीनिंग करानी है। अंत में मैं कहूंगा कि अल्टीमेटली, जो मैं शुरुआत में भी बोला था कि 3 थिंग्स आपके डिटरमाइन करती है। एक तो लाइफ, वो जेनेटिक्स, अगर जेनेटिकली डिटरमाइंड है और फैमिली में है तो रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, अगर फैमिली में नहीं है लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है, और आज के समय में इस जनरेशन में लाइफस्टाइल में डाइटरी हैबिट्स ही नहीं, फिजिकल एक्टिविटी और साथ में स्ट्रेस, एक स्ट्रेस अपने आप में फैक्टर जो कई बीमारियों को जन्मे। स्ट्रेस से आप ओबेसिटी, डायबिटीज होगा, ओबेसिटी से कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, तो हमारी लाइफस्टाइल का फैक्टर है। और तीसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर। आज के समय में हम इतना अधिक प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पैकेज फूड खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो हमारे कैंसर होने की रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो आज का जो लाइफ जनरेशन है, जिसमें ऑफकोर्स जेनेटिक्स एक पार्ट कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन लाइफस्टाइल और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत भी ज्यादा चिंता के कर रहे हैं। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको सम्मान वैसे ही ज्यादा है, अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो भी जो एक्सटर्नल फैक्टर है, लाइफस्टाइल एंड एक्सटर्नल, उससे आपको सम्मान है। तो हर केस में आपको नियमित रूप से स्क्रीनिंग करानी है और रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करना है। एब्सोल्युटली। एक बार फिर से आज का जो टॉपिक है वो मैं दोहरा देता हूँ, वो है सिगरेट, शराब और ओवरवेट कैंसर के ये 3 एंट्री गेट्स। इन 3 एंट्री गेट्स को समझ लीजिए, उसके ऊपर हम आप पर छोड़ते हैं कि आपको इन गेट्स में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, इनको अवॉइड करना है या फिर जोखिम में जाकर आपको ज़बरदस्ती इनके भीतर घुसना है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर राजेश चावला, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर शिवम सिंगला, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही।
इजाजत दीजिए, नमस्कार।